गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था पानीपत का युद्ध और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाबर के सामने जो है पानीपत के युद्ध के बाद और भारत में राजा बनने के बाद जो है बाबर को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये टॉपिक जो है आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है ये भी हम देखेंगे कि जो है उन कठिनाइयों का सामना बाबर ने कैसे किया। तो सबसे पहले जो है बाबर के सामने मुख्य कठिनाई थी वो ये थी कि जो आम जनता थी, दिल्ली की जो आम जनता थी वो बाबर पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो उससे जो है जनता में काफी असंतोष था। तो जनता के असंतोष को जो है जनता का असंतोष, सबसे पहली कठिनाई जो है बाबर के सामने जो आई थी वो थी जनता का असंतोष। जनता में असंतोष था क्योंकि उनको जो है पहले के आए हुए बाबर के पूर्वजों से जो है काफी भय था। उन्होंने सोचा कि यह भी अपने जो है पूर्वजों की तरह यहाँ पे लूट मार करेगा और जो है यहाँ पे सारा तहस नहस तबाही मचा देगा और हमें जीने नहीं देगा। तो ये सोच करके लोग डर रहे थे। जब बाबर दिल्ली गया, दिल्ली में जब उसका सिंहासन आरोहण हुआ, उसकी ताजपोशी हुई और फिर वो आगरा गया, तो वहां पे जो है नगर के नगर खाली हो गए। यहाँ तक कि उनको जो है 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जो है मिल पाई बाबर के सैनिकों को या बाबर के साथ जितने भी लोग थे। तो इस प्रकार से इससे पता चलता है कि जनता में कितना असंतोष था, वो एक नए जो है राजा से कितना डरे हुए थे। दूसरा है अफगान सरदारों अफगान सरदारों का प्रतिरोध। जो कुछ एक अफगान सरदार जो इब्राहिम लोधी के समर्थक थे, इब्राहिम लोधी के समर्थकों में जो है चाहे वो मेवात का था, चाहे वो बयाना के आसपास का जो है एरिया हासिल करने वाला सरदार था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने आप को स्वतंत्र कर ले, क्यों ना हम जो है अपने आप को ही उस एरिया का राजा घोषित कर ले। इसीलिए विभिन्न जो है अफगान सरदार थे, जिनमें निजाम खां का नाम हम ले सकते हैं, तातार खान का नाम हम ले सकते हैं। तो ये जो अफगान सरदार थे, इन्होंने जो है अपने आप को बयाना का, मेवात का और जो है विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। तो इनका भी प्रतिरोध आगे बाबर को सहन करना पड़ा, क्योंकि बाबर का भी जो है दिल्ली और आगरा पे ही कब्जा था। जो बाकी के छोटे छोटे क्षेत्र थे इन पे इब्राहिम लोदी के समर्थक अफगान सरदारों का जो है कब्जा हो गया था। तीसरा जो कारण है बाबर के सामने, तीसरी जो मुख्य कठिनाई थी वो ये थी कि बाबर के सैनिक भी काबुल लौट जाना चाहते थे। जो बाबर के सैनिक थे वो सब देश लौट जाना चाहते थे। तो जो स्वदेश वो क्यों लौटना चाहते थे, क्योंकि एक तो काफी टाइम हो गया था वो बाबर के साथ ही युद्ध में जो है उलझे रहते थे, जिसके कारण जो है वो परिवार से काफी कई दिनों से काफी दूर रह रहे थे। तो दूसरा वो अब ये जो है बाबर की जो सेना थी वो थक गई थी, तो वो अब आराम भी करना चाहती थी और अब यहाँ से वो जाना चाहते थे। उनको जो है अपना देश याद आ रहा था, अपने लोग, अपना घर परिवार याद आ रहा था, तो इसलिए जो है वो सब देश लौट जाना चाहते थे। तो बाबर जो है अकेला क्या करेगा, तो ये मुख्य कठिनाई थी कि किस प्रकार से बाबर अपने सैनिकों को जो है अपने पास अपने साथ रख सके और अपनी जो राज्य से साम्राज्य बनाने की जो उसकी अभिलाषा है, अपने राज्य को जो है भरपूर जो है वृद्धि करने की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसको वो शांत कर सके। तो जो उसके सैनिकों में स्वदेश लौटने की जो भावना थी उसको किस प्रकार से शांत किया जाए, ये भी जो है मुख्य कठिनाई बाबर को सहन करनी पड़ी। तो एक और जो समस्या थी सबसे महत्वपूर्ण वो थी राजपूतों की समस्या। राजपूतों की समस्या
राजपूत राजा था राणा सांगा, तो आसपास के जो छोटे मोटे जो राजपूत राजा थे या फिर उसके समर्थक थे, वो ये सोच रहे थे कि बाबर अपने पूर्वजों की तरह ही यहाँ पे आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा और वापिस चला जाएगा और यहाँ पे हिंदू शाही शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पे जो है बाबर ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, मुगल वंश की यहाँ पे जो है उसने नींव रख ली, एक नए वंश के नाम से अपने आप को मुगल राज जो है वो कहलाने लग गया। तो जो राजपूत थे वो जो है उससे काफी घृणा कर रहे थे, उससे उसके खिलाफ जो है राजपूतों के मन में काफी असंतोष था। तो कैसे जो है उत्तर भारत को भी अपने कब्जे में किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी बाबर के सामने, क्योंकि उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों पे राजपूत शासकों का जो है शासन था और राजपूत लोगों को हराए बिना वो जो है भारत पे राज नहीं कर सकता था, क्योंकि उत्तर भारत का कोई भी हिस्सा जो है बाबर के कब्जे में नहीं था। दिल्ली और आगरा को छोड़ करके जो है उत्तर भारत का कोई हिस्सा उसके कब्जे में नहीं था। तो इसीलिए उत्तर भारत को यदि अपने आधिपत्य में वो लाना चाहता है तो उसके लिए जो है उसको राजपूतों का सामना करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी उसके सामने समस्या थी। तो एक और जो मुख्य कठिनाई का जो है बाबर ने सामना किया वो थी जो है उसका खाली राजकोष। रिक्त राजकोष, तो जो खाली राजकोष था या रिक्त राजकोष था वो क्यों हुआ था? बाबर को हालांकि आगरा और दिल्ली का जब आधिपत्य मिला था, जब उसने दिल्ली और आगरा पे जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है अपनी विजय पाई थी, तो उसका राजकोष भरा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि उसने जो है अपनी उदारतावश जो है वो पूरा राजकोष को अपने सैनिकों में लौटा दिया और जो है उनको धन से माला माल कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ से ये राजकोष खाली हो गया था। तो खाली राजकोष में कहाँ से वो अपने सैनिकों को वेतन देगा, कहाँ से और सैनिक भर्ती करेगा, कैसे वो राजकार्य चलाएगा? तो बिना पैसे के जो है कोई भी काम होता नहीं है। तो इसी वजह से सबसे मुख्य जो समस्या थी उसके सामने कि उसका राजकोष खाली था, वो उसको कैसे भरे बिना किसी अन्य जो है राजा को हराए और किसी अन्य जो है एरिए को जीते बिना जो है ये काम संपन्न नहीं हो सकता था। और इसीलिए जो है राजकोष को भरना भी उसके लिए एक जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो ये 5 समस्याएं उसके सामने थी। जब पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने अपना राज्याभिषेक करवाया तो उसके सामने शुरुआती 5 कठिनाइयां थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि राजपूत शक्ति और बाबर के बारे में। राजपूत शक्ति के बारे में जो एक महान राजपूत शक्ति थी राणा सांगा की हम बात करेंगे। राणा सांगा के साथ जो है उसके संबंध कैसे रहे और आगे चल के जो है उन दोनों के संबंधों में आगे क्या जो है उतार चढ़ाव आए। हालांकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन दोनों के जो संबंध थे वो अच्छे थे, क्योंकि राणा सांगा ने ही भारत पे आक्रमण करने के लिए जो है उसको निमंत्रण दिया था। तो पानीपत विजय के बाद जो है वो तो खुद दिल्ली और आगरा का स्वामी बन बैठा, तो इससे जो है राणा सांगा निराश हो गया। तो उसकी जो निराशा थी वो आगे चल के आपसी जो टकराव का है कारण बनी। तो उस आपसी टकराव के कारण दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। तो जो दोनों पक्षों में संघर्ष के कुछ और भी कारण रहे होंगे, तो हम कारण जान लेते हैं कि क्या क्या कारण थे जिससे जो है राणा सांगा और जो बाबर हैं उन दोनों के बीच में दोनों ही पक्षों में जो है टकराव हुआ। दोनों पक्षों में टकराव के कुछ कारण जो है हम देख लेते हैं। दोनों पक्ष थे यहाँ पे राजपूत और मुगल। तो दोनों पक्षों में टकराव था, दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा। दोनों ही शासक थे महत्वाकांक्षी थे। जैसे कि बाबर के विषय में हमने पढ़ा, बचपन से ही वो महत्वाकांक्षी था। वो ये चाहता था कि जो
छोटा सा राज्य का जो वो मालिक है उसका वो विस्तार कर ले, एक बड़े साम्राज्य का वो मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने भारत पे आक्रमण किया था। तो ये बाबर की महत्वाकांक्षा के विषय में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। हालांकि अगर हम राणा सांगा की महत्वाकांक्षा की बात करें तो वो भी महत्वाकांक्षी शासक था, और उसने जो है बाबर को अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पे आने के लिए न्योता दिया था कि तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे जो है आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को हराओ। तो क्योंकि उसको ये था कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा और यहाँ से चला जाएगा, और दिल्ली पे और आगरा पे हिंदू शाही शासकों का ही शासन होगा। तो ये दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा जो थी वो मुख्य रूप से आपसी टकराव का कारण बनी, जिसके कारण आगे जाके मुगलों में और राजपूतों में युद्ध हुआ। दूसरा हम बात करते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप। तो दोनों ही जो पक्ष थे एक दूसरे को ये कह रहे थे कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जैसे कि राणा सांगा की ओर से देखें तो उसने जो है पहले उसको बाबर को हमने पहले पढ़ा है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने बाबर को निमंत्रण दिया था कि तुम आओ और यहाँ पे आक्रमण करो, तो बाबर ने उसके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन यहीं पे हम ये भी मान लेते हैं कि बाबर ये कहने लग गया कि राणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया। हालांकि उसने चलो मुझे निमंत्रण दिया था या नहीं दिया था, लेकिन उसने मुझे कोई सैनिक सहायता तो नहीं दी। मैंने अपनी सेना के बल पे, अपने बलबूते पे मैंने जो है पानीपत का युद्ध जीता है, और अपने बल पे जब मैंने युद्ध जीता है तो मैं इसको काहे का जो है आगे इसको अपना भागीदार बनाऊं कि इसने मेरी विजय में जो है प्रतिभागिता की है। तो इस प्रकार से दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे जो है घात प्रतिघात कर रहे थे और विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे, जिसके कारण दोनों में टकराव जो है आगे वाजिब था। अगला जो कारण है राजपूतों और मुगलों के आपसी टकराव का, वो है राणा सांगा को अफगानों का समर्थन। राणा सांगा को अफगानों का समर्थन। तो जो राणा सांगा था, इसको जो इब्राहिम लोदी का भाई था वो और कुछ अन्य जो अमीर अफगान सरदार थे जो इब्राहिम लोदी के विश्वास पात्र थे, उनका समर्थन प्राप्त हो गया था। उसके बल पे भी वो चाहता था कि वो बाबर को हरा देगा। वो ये सोचने लग गया था कि अब उसके पास एक शक्तिशाली सेना है, अच्छे जो है अफगान सरदार भी उसका सहयोग कर रहे हैं और उसकी सेना भी जो है काफी जो है मजबूत है। तो अब वो जो है बाबर का सामना कर सकता है और बाबर को हरा सकता है, यहाँ से वो उसको खदेड़ सकता है। तो इसीलिए भी जो है इनमें आपसी टकराव आगे हुए। अगला जो रीजन है दोनों पक्षों में टकराव का, वो है धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद। तो जो ये धर्म था, हमें पता ही है, जो राणा सांगा है वो हिंदू धर्म को मानने वाला शासक है और जो बाबर है वो इस्लाम का समर्थक है। तो वो जो है इनमें आपसी धर्म को लेकर के भी मतभेद हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाबर यहाँ पे धर्म का प्रचार करने ही आया था, वो तो अपनी महत्वाकांक्षा शांत करने आया था। क्योंकि इस बात को लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है कि धर्म और संस्कृति के लिए उनमें आपसी टकराव हुआ होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सोचें गहराई से तो इस बात में जो है थोड़ी बहुत तो सच्चाई है कि धर्म को लेकर के भी जो है उनके मन में आपसी खुंदक रही होगी, क्योंकि बाबर जो है इस्लाम का समर्थक था और वो जो है उसका ही प्रचार करना चाहता था और अपने धर्म को ही जो आगे वो बढ़ाना चाहता था, फैलाना चाहता था। और जो राजपूत शासक था राणा सांगा जो है वो भारतीय शासक था
वो अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, अपना जो प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म, उसको ही महान मानता था और वो चाहता था कि हिंदू शाही शासक ही हिंदू जनता पे जो है राज करे, न कि एक बाहर का आया हुआ कोई भी जो है तुर्क शासक। तो इसीलिए जो है उनमें टकराव हुआ। अगला जो रीजन है वो है राणा सांगा द्वारा बयाना पर अधिकार। राणा सांगा द्वारा बयाना पर अधिकार। राणा सांगा द्वारा बयाना पर अधिकार। तो अब जो है राणा सांगा को ये डर था कि कहीं जो बाबर है वो बयाना पर अधिकार करके राजपूताना में प्रवेश न कर जाए और उसके जो है राजपूत शाही जो प्रदेश है उन पे कब्जा न कर ले। तो उसने जो है बयाना पे अधिकार कर लिया, जबकि बयाना पे यहाँ पे दिल्ली में बाबर के आने के बाद से ही बाबर ने दिल्ली और आगरा के साथ साथ बयाना के दुर्ग को जीत लिया था और उसकी सेना वहाँ पे रह रही थी। और उसकी सेना के यहाँ पे रहते हुए ही जो है उसने क्या किया, बाबर की सेना को खदेड़ दिया और बयाना के दुर्ग को जो है जीत लिया। तो बयाना से जब बाबर की सैनिक निकले तो बाबर के पास दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर के जो उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने जो है बयाना के दुर्ग पे अपना कब्जा जमा लिया है और वो काफी वीर है। तो उसकी वीरता के चर्चे जब बाबर ने सुने तो जो है आपसी टकराव संभव हो गया और अब जो है इन दोनों ही पक्षों में युद्ध वाजिब हो गए। युद्ध होना तो जो है आगे अनिवार्य ही था। तो इस प्रकार से कुछ कारण थे जिसके कारण से राजपूतों में और मुगलों में आगे टकराव हुआ और आगे युद्ध हुआ। तो अब हम बात करते हैं जो है बाबर के सामने जो आगे युद्ध की ये चुनौती आई थी, राजपूतों के साथ जो उसका टकराव जरूरी हो गया था। तो उसमें पानीपत के युद्ध के बाद जो बाबर ने युद्ध लड़े थे उनको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उस ट्रिक में जो है एक आसान सी लाइन है जिससे आपको बाबर में जो है भारत 1526 से पानीपत के युद्ध के बाद जितने भी जो हो उसने अभियान किए उसको आसानी से याद हो जाएगी। तो बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, घर गया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। बाबर ने पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527 में। फिर उसके बाद है चंदेरी का युद्ध, चल दिया, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद है घर गया, ये है 1528 में। फिर है घर गया घाघरा का युद्ध। उसके बाद है 1529 में। उसके बाद है मर गया, मीन्स बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में।
तो इस प्रकार से पानीपत का युद्ध जैसे कि 1526 में हुआ था, उसके बाद इसने खानवा का युद्ध लड़ा जो कि राणा सांगा के बीच में। और राणा सांगा के काफी सारे सहयोगी मित्र थे, राजपूत शासक थे, उनकी हम चर्चा करेंगे अभी। और राणा सांगा ही मुख्य था इसमें। राणा सांगा और जो है बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था, तो ये खानवा का युद्ध था, खाना खाया चल दिया। इसके बाद हम चंदेरी का युद्ध पढ़ेंगे 1528 में, फिर घर गया घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, और फिर मर गया 1530 में, बाबर की जो है मृत्यु हो गई। तो ये एक आसान सी ट्रिक है जिससे आप जो है याद कर सकते हैं पानीपत का युद्ध, उसके बाद के जो है जो उसके महान अभियान थे उनके बारे में। तो अब हम चर्चा करते हैं खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध के लिए दोनों पक्षों की तरफ से तैयारियां जो है भरपूर मात्रा में चल रही थी, और तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही थी। तो उसके लिए जो है राणा सांगा ने भी अपने काफी सारे आसपास के जो पड़ोसी राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, अपने मित्र राजाओं को जो है संदेश भिजवाया, और जो है अपने सहायता के लिए जो उसने जो है उनको निमंत्रण दिया। और ऐसे ही जो है बाबर ने भी अपनी सेना को और ज्यादा जो है अच्छे उत्साह से आगे युद्ध को जीतने के लिए प्रेरित किया। तो जो है खानवा का जो युद्ध था, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में ही लड़ा गया था। तो इस बीच में जो है दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष जो है मजबूत कर लिए थे। खानवा के युद्ध की तैयारियां दोनों पक्षों ने जोर शोर से शुरू कर दी थी। यहाँ पे राजपूतों की सहायता जो है उसके बहुत सारे राजपूत जो मित्र थे और बहुत सारे जो अफगान सरदार थे वो उसको सहायता दे रहे थे, और इस सहायता के चलते जो है उसके झंडे के नीचे बहुत सारे धुरंधर जो कि जो महान जो लड़ाकू कहे जा सकते हैं और महान वीरता से परिपूर्ण कहे जा सकते हैं, वो लोग आ गए थे। जिसमें हम मेदिनी राय का नाम ले सकते हैं जो मुख्य राजपूत शासक था, और जो है हसन खां मेवाती का नाम ले सकते हैं, सिलहदी तंवर का नाम ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने जो है इसका साथ देने का जो है फैसला कर लिया था। तो यहाँ पे बाबर के पास जो है उसकी सेना ही थी, तो बाबर ने भी जो है अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हुमायूं को बुला भेजा और आगरा वापस बुला लिया, जो कि छोटे मोटे जो है क्षेत्रीय राजाओं को हराने के लिए गया हुआ था। इधर हुमायूं को उसने भी बुला करके अपनी पुरानी तोपों की मरम्मत करवा ली और अपनी सेना को जो है अच्छी तरह से तैयारियों में उसने भी जुटवा दिया। फिर जो है जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी तो उसने जो है उसके सैनिकों का जो है उसने मनोबल बढ़ाया, और फिर जो है बाबर जो है एक बार राणा सांगा की शक्ति को देख करके उसकी शक्ति के बारे में सुन करके जो है भयभीत हो गया। राणा सांगा की शक्ति के बारे में सुन के ही भयभीत जब वो हुआ तो उसने सिलहदी तंवर जो कि राणा सांगा के पक्ष में था उसको जो है राणा सांगा के पास संधि के लिए भेजा, लेकिन राणा सांगा ने जो है संधि करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जो है उसने 1500 सैनिकों का एक दस्ता भेजा। शुरुआती जो आक्रमण हुआ था फरवरी 1527 में, तो राणा सांगा के सेना ने और उसके सैनिकों ने बड़ी ही आसानी से जो है वो उस 1500 सैनिकों के दस्ते को कुचल दिया। तो अब तो बाबर और उसकी सेना और भी भयभीत हो गई। उधर से काबुल में जो है कंधार में जो उसके एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जो पूर्व की ओर से युद्ध करने जाएगा वो हारेगा। अब तो बाबर को और भी भय हो गया, तो बाबर ने यहाँ पे हिम्मत से काम लिया। उसने क्या किया, अपने सैनिकों में उत्साह भरा, और वो बड़ा ही कूटनीतिज्ञ बड़ा ही रणनीतिज्ञ व्यक्ति था। तो उसने यहाँ पे रणनीति बनाई युद्ध को जीतने की। तो यहाँ पे उसने जो है क्या किया कि शराब को हाथ न लगाने के लिए अपने सैनिकों से कसमें ली। उसके सैनिकों ने शराब को न छूने की जो है कसमें दी, और फिर जो है उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और इस युद्ध को जो है जिहाद का नाम दे दिया। उसने जिहाद एक ऐसा युद्ध होता है जो कि धर्म के नाम पर लड़ा जाता है, धर्म युद्ध उसको हम कह सकते हैं। तो इस युद्ध को उसने जिहाद का नारा दिया।
तो अब जो है जिहाद का नारा देके अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा करके दोनों सेनाएं जो है 16 मार्च 1527 को खानवा या कनवाहा भी इसके लिए बोला जाता है और लिखा भी हमने देखा है, कनवाहा या खानवा। खानवा नामक जगह पे एक दूसरे के आमने सामने थी। यहाँ पे राजपूत जो शासक था उसने अपनी सेना के साथ पुरजोर जो है आक्रमण किया और जो है एक बार में तो जो है जो राजपूत जो सेना थी और राजपूत जो सैनिक थे उन्होंने जो है मुगलों को खदेड़ ही दिया था। लेकिन फिर जो है मुगल सेना ने भी अपने पैर जो है उखड़ने नहीं दिए, उन्होंने भी जो है अपना उत्साह बरकरार रखा। तो दुर्भाग्यवश एक जो तीर है वो जाकर के राणा सांगा को लगा और राणा सांगा को वो तीर लगते ही वो मूर्छित हो गया। और इधर राणा सांगा का जो सिलहदी तंवर नाम का एक विश्वास पात्र था वो जो है जाकर के मुगलों के साथ मिल गया। उसका मुगलों के साथ मिलना और राणा सांगा को तीर लगना जो है राणा सांगा के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, जिससे जो है युद्ध मुगलों के पक्ष में आ गया। और अब जो है मुगल लोग जो है युद्ध जीत गए, बाबर ने ये युद्ध जीत लिया और राणा सांगा ये युद्ध हार गया। तो इस तरह से खानवा का जो युद्ध था पूरी तरह से राजपूतों की जीत का सूचक था और राजपूत जीतने ही वाले थे, लेकिन फिर भी बाबर ने कूटनीति से काम लिया और ये युद्ध जीत लिया। और इस प्रकार से बाबर ने ये युद्ध जीत करके जो है राजपूतों के कहते हैं कि जो राजपूत सैनिक थे उनके सिर कटवा करके एक जो है चबूतरा बनवाया था और उस पे खड़े होके जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से उसने इसको जो है एक धर्म युद्ध करार दे दिया और खुद को जो है धर्म का रक्षक जो है करार दे दिया और ये युद्ध जो है जीत लिया। तो ये तो था खानवा का युद्ध जो हमने पढ़ा। तो इसके परिणामों की भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, क्या परिणाम रहे। इसमें जो है राजपूत प्रभुत्व की स्थापना और खतरे का जो अंत था उसका जो है बिल्कुल अंत हो गया। राजपूतों का जो प्रभुत्व था बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर दिया उसने। और आगे जो उसके सामने ये एक कठिनाई थी, उसको जो है ये लगा रहता था कि कहीं राजपूत अपना प्रभुत्व न जमा ले, दिल्ली पे अपना कब्जा न कर ले, आगरा को न उससे छीन ले। तो वो डर जो है उसका बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे राणा सांगा के अंत के साथ ही। राजपूतों का विदेशी राज को मिटाने का स्वप्न समाप्त होना। जो राजपूत थे वो ये चाहते थे कि यहाँ से जो विदेशी राज है, विदेशी जो हम मुगलों को वो कह रहे थे उसको वो समाप्त कर दें, यहाँ पे राजपूत राज जो है स्थापित हो जाए। उनका ये स्वप्न जो है उसने धूमिल कर दिया, वो कभी भी अब पूरा नहीं हो सकता था क्योंकि राणा सांगा जैसा कोई भी वीर जो है योद्धा अब नहीं बचा था। जो बचे कुचे थे उनमें इतनी औकात नहीं थी कि वो बाबर का सामना कर पाते। बाबर का राज्य सुरक्षित हो जाना, अब बाबर का राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया। छोटे मोटे शासकों को तो वो ऐसे ही जो है कभी भी हरा सकता था, लेकिन जो एक महान उत्तर भारत की जो एक महान शक्ति थी राणा सांगा, उसका जो है उसने अंत कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है बाबर अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया। बाबर की गतिविधियों का केंद्र भारत बनना, अब जो है भारत में बाबर टिक जाएगा, उसको ये विश्वास हो गया कि, और उसने जो है अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है कंधार या काबुल को छोड़ करके अब भारत को ही बना लिया। वो भारत में रह करके ही जो है अब वहाँ का राजकार्य भी संभालेगा और यहीं पे रह करके वो राजकार्य संभालेगा और अपनी महत्वाकांक्षा को वो पूरी करेगा। राजपूत सैन्य शक्ति को आघात, यहाँ पे राजपूत जो सैन्य शक्ति थी, इतनी बड़ी राजपूतों की जो सेना थी, जो एकजुट एक झंडे के तले अब इकट्ठे हुए थे मुगलों को खदेड़ने के लिए, तो उसको काफी आघात पहुंचा। वो अब टूट गए थे। जो छोटे मोटे क्षेत्रीय राजा बचे थे वो अपना जो है ऐसे ही टुकड़ों में बट गए थे। वो अलग अलग जो है अपने आप को क्षेत्रीय राजा घोषित कर रहे थे, आगे वो कभी भी एकजुट न हो पाए। तो इस प्रकार से यहाँ खानवा का जो युद्ध था, इसने पानीपत का जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर दिया था। तो खानवा का जो युद्ध था इसके परिणाम राजपूतों के लिए काफी भयंकर रहे और मुगलों के लिए जो है काफी हितकारी रहे, काफी अच्छे रहे। तो कल हम जो है घाघरा का और जो चंदेरी का युद्ध है वो पढ़ेंगे और आगे बाबर के व्यक्तित्व की जो है चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।